नमस्ते दोस्तों, अभिज्ञा पाठशाला पर आपका स्वागत है। क्लास 10th का हिस्ट्री का जो लेक्चर लगातार चल रहे हैं उसमें ये तीसरा चैप्टर है और आप इस तीसरे चैप्टर में देखेंगे कि आपको इतिहास बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, आपको इतिहास अब समझ में आ भी रहा होगा। आप जो SST का सब्जेक्ट है, आपका विषय है, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर पा रहे होंगे। ठीक है, आप प्रश्न उत्तरों को बेटा बनाते रहिए और अच्छी सफलता पाने के लिए आप इस वीडियो को 3 बार जरूर देखिएगा, है ना। इसके नोट्स बनाइए पहली बार में, उसके बाद दोबारा इस वीडियो को देखिए, फिर नोट्स पढ़िए, फिर प्रश्न सॉल्ट पेपर लाइए बाजार से। ठीक है, 10th क्लास के सॉल्ट पेपर लाइए, उनको लगाइए, फिर देखिए आपके कैसे नंबर जो परसेंटेज मार्क्स कैसे बढ़ते हैं आपके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा है चैप्टर नंबर 3 रहेगा और इसमें देखेंगे क्लास 10th इतिहास चैप्टर 3। ठीक है, नाम क्या है इसका 3rd चैप्टर का? भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मतलब भूमंडलीकरण द्वारा विश्व का बनना। भूमंडलीकरण से तात्पर्य बेटा यहाँ पे तात्पर्य यह है कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ देना। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये सीमित ही रहा कि भारत का उत्पादन भारत में रहेगा। अब क्या है, भारत अमेरिका भी भेज रहा है, पाकिस्तान भेज रहा है, ठीक है, लंदन भेज रहा है। और यही नहीं कि व्यापार ही भेज रहा है, मतलब सांस्कृतिक विरासत का भी आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, विचारों का भी आदान प्रदान हो रहा है, आर्थिक गतिविधियों का भी आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, औषधीय, दवाई, तकनीकी, इन सभी चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। इसी को भूमंडलीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व में सारी छाप छोड़ देना, विश्व के साथ व्यापार करना, विश्व के साथ बातचीत करना, यही भूमंडलीकरण कहलाता है। चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय लेते हुए। देखिए, आधुनिक युग से पहले वैश्वीकरण। अच्छा, आज जो हम सोच रहे हैं वैश्वीकरण हो गया, इससे पहले ही वैश्वीकरण था, इससे पहले ही वैश्वीकरण था। तो देखिए क्या था वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है। अब बेसिक तौर पर देखा जाए तो हम वैश्वीकरण कर क्यों रहे हैं? पैसा कमाने के उद्देश्य से। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का उद्देश्य क्या है? स्थानांतरण होने का उद्देश्य क्या है? केवल अपने आप को समृद्ध बनाने का। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर अमेरिका जाकर नौकरी कर रहा है तो वो सांस्कृतिक विरासत लेने गया है क्या? वहाँ के नेकर पहनने सीखने गया है? नहीं, वो वहाँ से पैसा कमाने गया है ना। पैसे के साथ साथ और चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। ठीक है, आर्थिक प्रणाली है और यह व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं ना। एक देश से दूसरे देश में सामान का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान और नौकरियों का आदान प्रदान, है ना, ये सभी का वैश्वीकरण में आता है। ठीक है, वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, मतलब कैसे कैसे व्यापार रहा है हमारे देश का, उसका इतिहास। प्रवासन, मतलब एक जगह से लोग दूसरी जगह क्यों गए, कैसे गए, लोगों का काम की तलाश, लोगों के काम की तलाश, लोगों को काम की तलाश थी। ठीक है, और राजधानियों की आवाजाही को भी समझना होगा। एक जगह से दूसरे देश में या दूसरे देश से एक जगह में क्यों आ रहे थे ना, इस चीज़ को समझना होगा। नोट करिए, फटाफट जल्दी कीजिए बेटा। भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण से तात्पर्य है कि दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण। ठीक है, भूमंडलीकरण से क्या है कि कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी जाके अपनी सांस्कृतिक विरासत को आदान प्रदान कर सकते हैं, हो भी रही हैं। राजनीतिक जो अपनी व्यवस्था है वो है, धार्मिक मतलब धर्म के बारे में जानना। अगर आप अमेरिका जाओगे तो ईसाई धर्म के बारे में अपने आप पता पड़ जाएगा। मान लो कोई भारत आता है, कोई विदेशी भारत आता है, तो वो नहीं जान पाएगा कि ऐसे 2 गाल फुले हुए, गदा लगे हुए, ये मूर्ति को है ना, पूछेगा ये किसकी मूर्ति है तो आप बता दोगे ये हनुमान की मूर्ति है। बाण चलाते हुए दिखाएगा तो राम की मूर्ति है ना। तो ऐसे धर्मों के बारे में चर्चा हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वस्तुएं और सेवाओं, पूंजी और श्रम का व्यापार में दुनिया भर में
किया जाता है। ठीक है, देखो किस किस का मतलब है कि वस्तुएं और सेवाओं पूंजी श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता है। वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, सेवाएं मतलब बिल्कुल किया जाती है, पूंजी का हो जाता है, श्रम का होता है। ठीक है, दुनिया भर किया जाता है। देशों के बीच सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होते हैं, आसानी से प्रवाहित होते हैं। ठीक है जी, देखें ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप देखें, भूमंडीकरण के बारे में ये चित्र दिखाता है। एक देश से दूसरे देश में जाना, तकनीकी ज्ञान मिल रहा है, ट्रकों से सामान जा रहा है, कोई सज्जा का सामान आ रहा है, यहाँ से देखो हवाई जहाज़ के द्वारा सामान आएगा, व्यापार होगा, पानी के जहाज़ों से व्यापार होगा। ठीक है, रोड के द्वारा व्यापार हो रहा है, ये सारी चीज़ों के द्वारा ग्लोबलाइजेशन हो गया, अर्थात भूमंडीकरण हो गया है जी। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन काल। यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों, तीर्थ यात्रियों ने जान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए, उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। प्राचीन काल में वैश्वीकरण कैसे होता था कि एक जगह से दूसरी जाने के कई कारण होते थे। हो सकता है कोई राजा महाराज मारने की कगार में खड़ा हो, ठीक है, उसके पास अन्न ना हो खाने को, या बाबा जी हो गया हो, पुरोहित बन गया हो, पुजारी बन गया हो। ठीक है, इन चीज़ों को, या आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए जंगल में जा रहा हो या दूसरे देशों में जा रहा हो, तो इस वजह से वैश्वीकरण की प्रथा चालू हुई थी पहले से। वे अपने साथ सामान, पैसा, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि रोगाणु और बीमारी भी ले गए। एक जगह से आदमी जब दूसरी जगह जाता है तो बहुत सारी चीज़ लेके जाता है, अपना सामान ले जाता है, पैसा ले जाता है, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि रोग बीमारी भी ले जाता है ना। अगर कोई कुछ बीमारी है तो बीमारी तो साथ जाएगी। 3000 ईसा पूर्व एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी की सभ्यता को भी वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ जोड़ा था। 3000 ईसा पूर्व भी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार होता था। रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिम से जोड़ा, रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिम से जोड़ा। भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की। जो भोजन है, ठीक है, अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की। आज अमेरिका के भोजन भारत में खा रहे हैं आप, ठीक है, ये वैश्वीकरण नहीं तो क्या है। पिज्ज़ा, बर्गर, डोसा, सॉरी ये सब। नूडल्स मतलब चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पेगेटी बन गया। अब लोग कहते हैं चीन में नूडल्स बने, अरे भाई हमारे यहाँ भी है ना, सेवैयाँ बोलते हैं, आपने सैमरी बोलते हैं कहीं कहीं जगह। रक्षाबंधन बनाई जाती हैं, और मुस्लिम भाई हमारे यहाँ पे रमजान होते हैं तब बनाते हैं ना, ईद वगैरह होती है तो सेवैयाँ बनाते हैं। ये वही है बेटा, ऐसी क्या चीज़ हमारे पास नहीं है, वो नूडल्स बोलते हैं। अच्छा, उनसे ज़्यादा पौष्टिक हमारे नूडल्स हैं। वो तड़का लगाते हैं, बहुत तीखी आग पर जला के रखते हैं नूडल्स को, है ना, चाउमीन जिसे बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे दूध में मिला के एकदम बढ़िया तरीके पौष्टिक खाना होता है। यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए थे। यूरोपीय जो विजेता थे अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए थे। एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद यह महाद्वीप गहरे फैल गया, है ना। एक बार अमेरिका में रोगाणु फैल गए थे चेचक के, तो बहुत भयंकर बीमारी फैल गई थी। ये भी क्या है, वैश्वीकरण के आपको लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ देखें, नेक्स्ट है रेशम मार्ग या सिल्क रूट रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फारस, ठीक है, चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया, भूमध्य सागर तक फैला था। उस दौरान भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया था। मतलब रेशम का व्यापार होता था, इसलिए सिल्क रूट दिया गया था। दिखाएंगे आपको, देखिए कौन कौन से देश पढ़ेंगे अब। यहाँ गौर से देखें आप, तो सिल्क रूट को गौर से देखें तो पाएंगे कि ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। तो पहले स्थल मार्ग से व्यापार होता था, स्थल मार्ग से। अब स्थल मार्ग में देखें तो यहाँ जाएंगे भारत के बगल में पाकिस्तान के बगल में क्या है, अफगानिस्तान, ईरान, ऐसे करके पीछे जाएंगे तो यहाँ से सिल्क रूट देखो ऐसे फैला हुआ है स्थल मार्ग से। तब भी व्यापार होता था, और व्यापार होते हुए ऐसे इटली से होते हुए यहाँ पर आप यूरोप में चले जाते थे।
उसी के साथ फिर हम जल मार्ग से व्यापार करते थे, ठीक है, जल मार्ग से व्यापार करते थे। चीन, पर्सिया, अरब, सोमालिया, मिस्र, इजिप्ट, इन जावा, इन जो संधियाँ स्टेट हैं, यहाँ तक हम अपने क्या है व्यापार करते थे प्राचीन समय में। तो ये भी तो एक वैश्वीकरण का ही नज़ारा दिखता है ना, वैश्वीकरण का, ठीक है। तो पहले से वैश्वीकरण किसके द्वारा हो रहा था? ये हो रहा था सिल्क रूट के द्वारा। ये मार्ग एशिया को यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। ये मार्ग क्या कर रहे थे? देखो यहाँ देखें, ये एशिया है, यहाँ से देखें तो ये एशिया पड़ता है अपना, ठीक है, ये ऐसे एशिया पड़ता है ये। तो एशिया को अफ्रीका, सोमालिया, ये अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उत्तरी यूरोप, ये यूरोप है, यूरोप उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन समुद्र मार्ग से जोड़ने का काम किया था किसने? सिल्क रूट ने। नेक्स्ट है रेशम मार्ग, सिल्क रूट की विशेषताएं। इस सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। इसी प्रकार रूस से एशिया तक सोना चांदी सिल्क रूट से आते थे। समझ रहे हैं ना कहाँ से कहाँ व्यापार हो रहा है? यही है उमंडीकरण या वैश्वीकरण। सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम, बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे। रेशम मार्ग को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था। क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में थे और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुए। रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ। ये बिल्कुल सही बात है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भोजन की यात्रा देखें तो स्पेगेटी है ना, स्पेगेटी और आलू नूडल चीन की देन है, बताते हैं नूडल चीन की देन है, जो वहाँ से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुँचा। भारत में हम इसके देसी संस्करण की सेवइयों के वर्षों में इस्तेमाल करते हैं। इसी नूडल का इटालियन रूप स्पेगेटी कहलाता है। जो चाउमीन होती है ना, वो ये वाला है। आज के कई आम खाद्य पदार्थ हैं सामान्यतः, जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली, शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीपों को खोज निकाला, ठीक है। यूरोपवासी इससे परिचित नहीं थे, लेकिन यूरोपवासी दूसरे देशों की खोज कर रहे थे व्यापार के लिए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तब वहाँ से ये चीज़ें लेके आए थे। और दिखाते हैं कौन कौन चीज़ें थी, देखिए। देखो ये जो नूडल्स हैं, हमारे यहाँ सेवैया बोलते हैं, अब चीन से निकल के हमारे पास आ गया कि बोले चाउमीन है ना। लेकिन आलू, मूंगफली, ठीक है, शकरकंद, टमाटर और ये सोया, इन चीज़ों को क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप में परिचित कराया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? आलू देखें, आलू के आने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी में बाहरी बदलाव आए। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ गए कि बेहतर खाना खा सके, अधिक दिन तक जी सकें। ये स्थिति बन गई थी आलू के आने से, है ना। क्योंकि आलू बहुत दिन तक चल सकता है ना, इसको रख रखाव की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक में मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूख से मर गए थे, ठीक है, मर गए। उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। इतने निर्भर हो गए थे आलू पर, आयरिश के लोग है ना, आयरलैंड के, ठीक है। नेक्स्ट देखें, विजय बीमारी व्यापार। अमेरिका की खोज तथा बहुमूल्य धातुएं लाना। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। नए समुद्री मार्ग की खोज ने न सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की, बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव भी रखी थी।
अमेरिका के पास खनिजों का अकूत भंडार था। अमेरिका तो पहले से खनिजों के भंडार के मामले में धनी है और इस महाद्वीप में अनाज भी प्रचुर मात्रा में था। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भाग के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। जैसे अमेरिका ने अपने खाद्यान्न चीज़ें दूसरे देशों को दी तो दूसरे देशों के जीवन अपने आप में बदल गया। ठीक है, ये वाली व्यवस्था है। देखो, विजेताओं द्वारा चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग विजय के लिए। ठीक है, विजेता क्या करते थे, चेचक की बीमारी फैलाते थे दूसरों को, ताकि वहाँ के लोगों को बीमारी लग जाए और हम जीत जाएं। 16वीं सदी के मध्यम में तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी भी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। यूरोप के लोगों पर चेचक का आक्रमण पहले से ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी। लेकिन अमेरिका तब तक दुनिया के अन्य भागों से अलग थलग था, इसलिए अमेरिकियों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे तो अपने साथ चेचक के जीवाणु भी ले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों की पूरी आबादी साफ कर दी। इस कारण यूरोप आसानी से अमेरिका पर जीत हासिल कर ली। ठीक है, जब ऐसे नहीं जीतोगे तो ऐसे जीतोगे, ऐसी बीमारी ले जाओगी पूरी जनसंख्या की जनसंख्या सफा हो जाए। यूरोपवासी ले गए थे क्योंकि इन्होंने ये बीमारी इनको पहले लग चुकी थी यूरोपवासियों को, तो इन्होंने ऐसी दवा बना ली थी कि इसकी प्रतिरोधक क्षमता इनको बीमारी नहीं लगती थी। अब ये अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका जाके क्या किया, बीमारी फैलाई और अमेरिका वाले सिलट गए। ठीक है, समाप्त होने लगे, जनसंख्या बहुत हिस्सा समाप्त होने लग गया। जब जनसंख्या कम हो गई तो फिर क्या, इन्होंने अमेरिका पर जीत प्राप्त कर ली। यही कारण है ना। यहां देखें, यूरोप में समस्या क्यों आने लगी। 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्या थी, जैसे गरीबी, बीमारी, धार्मिक टकराव। धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के डर से अमेरिका गए थे। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया और इससे उनकी काफ़ी तरक्की हुई है ना। ये सत्य बात है, जिस देश में धर्म की राजनीति होती है ना, वो देश बर्बादी कगार पे है, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। उस देश में तरक्की की कोई बात करेगा नहीं, केवल धर्म की आड़ में जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, कुटते रहेंगे। ठीक है, और जबकि धर्म कुछ भी होता नहीं है। धर्म नाम की सत्ता चीज़ें बकवास हैं, कोई धर्म नहीं है संसार में, है ना, कोई धर्म नहीं है। बस एक ही धर्म है कि दूसरों के लिए जियो, अच्छी बात बोलो, दूसरी बहन को अपनी बहन समझो। ठीक है, दूसरे की माँ के लिए मर मिटो। ठीक है, यही है, पशु पंछियों पर दया करो, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। वैसे तुम हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता बन रहे हो, वैसे गैया को काट खा रहे हो, वैसे गैया को कारखाने चला रहे हो मारने के मरने के, है ना, मुर्गी फार्म चला रहे हो, तो ये ठीक नहीं है ना। 18वीं सदी तक भारत और चीन 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे, लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गया था। चीन के घटते प्रभाव, अमेरिका को बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार को केंद्र बिंदु यूरोप ही तरफ शिफ्ट हो गया। चीन ने क्या किया कि भाई हम किसी के साथ व्यापार नहीं करेंगे, तो तुम किसी के साथ व्यापार नहीं करोगे, और उधर अमेरिका कह रहा हमारे साथ व्यापार करो। तो अमेरिका यूरोप के पास लगा हुआ है, तो उसने चीन और भारत के साथ व्यापार न करके यूरोप के साथ व्यापार किया, इसलिए यूरोप कंट्री आज डेवलप है। ठीक है, डेवलप्ड हो गई है। नेक्स्ट देखें, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। इसी अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए। उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण में अभूतपूर्व बदलाव आए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाह होता है व्यापार, मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा का, गेहूं का होता है। दूसरा श्रम का होता है, भाई मजदूर दे दो, मजदूर। ठीक है, काम या रोजगार की तलाश में लोगों को यहाँ से वहाँ जाना।
ठीक है। इसलिए प्रवाह होता है पूंजी का प्रवाह, अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश। ठीक है। वैश्वीकरण क्यों होता है? वैश्वीकरण के पहला कारण क्या है? पहला कारण है व्यापार करना। ठीक है, व्यापार करना, कपड़े का हो, गेहूं का हो, टमाटर का हो, प्याज, कुछ भी हो। दूसरा है कि एक जगह से दूसरे देश में आकर नौकरी करना, वहाँ से पैसा अपने देश के लिए भेजना, इसलिए वैश्वीकरण हो जाता है ना, लोग पहुँच जाते हैं। तीसरा है पूंजी का प्रवाह करना। ठीक है भाई, हमारे पास पूंजी या पैसा है, चलो हम वहाँ लगा देते हैं, शेयर खरीद लेते हैं या कंपनी खोल लेते हैं, तो आप वहाँ कंपनी खोलोगे, आओगे जाओगे तो वैश्वीकरण हो जाएगा, मतलब आप दुनिया से जुड़ जाओगे, यही बात है। वैश्वीकरण का यही अर्थ है। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। अच्छा, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ? आइए इनकी तीनों को समझने के लिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में जमकर नजर डालें, है ना। 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ था। कॉर्न लॉ था। क्या था कॉर्न लॉ? कॉर्न लॉ वह कानून जिसके सहारे सरकार के मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी किसने? जो ब्रिटेनी सरकार थी। कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में वृद्धि हो गई। ठीक है। इससे पहले कि ब्रिटेन में भुखमरी आती, सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। कॉर्न लॉ को हटा दिया, बोले खूब मक्का खाओ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे अलग अलग देश के व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया और भोजन की कमी में बदलाव आया और विकास होने लगा। ये व्यवस्था है। कॉर्न लॉ क्या है? मक्का पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन जैसे जनसंख्या बढ़ी तो कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। बोले अब भोजन आप उपलब्ध करो, बनाओ। ठीक है। कॉर्न लॉ के समय भोजन की मांग बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, भोजन के दाम बढ़े। कॉर्न लॉ हटाने के बाद व्यापार में वृद्धि, विकास का तेज होना, भोजन का अधिक भंडार हो गया। ये इसके शॉर्ट टर्म में लिख दिया ऐसे ही। तकनीकी का योगदान भाई, टेक्नोलॉजी का योगदान तो रहता ही रहता है जी। ठीक है। इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई। इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोजें रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ। इन्होंने क्या है, भूमंडलीकरण में अपना मेन योगदान निभाया है। रेलवे ने बंदरगाह, आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ दिया। स्टीमशिप के कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार ले जाने वाला आसान हो गया। ठीक है। टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई और इससे आर्थिक लेन देन बेहतर रूप से होने लगा। ये चीज़ें हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, पढ़िएगा। आगे देखें। 19वीं सदी के आखिरी उपनिवेशवाद। एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई थी, दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। उपनिवेश लोगों पर इनका बुरा प्रभाव पड़ा। जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर देश की सीमा सीधी रेखा में है। ऐसा लगता है जैसे किसी छात्र ने सीधी रेखा खींच दी हो। 1850 में यूरोप की बड़ी शक्तियाँ बर्लिन में मिली और अफ्रीकी महादेश को आपस में बांट लिया। इस तरह से अफ्रीका के ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में बनी हुई हैं। ठीक है जी, ये 1885 में हुआ है। जो देशों को ही बांट लेते हैं, इतने खतरनाक लोग पड़े। यहाँ देखें, आगे है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। रिंडरपेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी। वह बीमारी 1890 ईस्वी के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली थी। ठीक है, कुछ है नहीं समझाने को, बाकी आप रिंडरपेस्ट का प्रकोप। रिंडरपेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक में आखिर में हुआ था। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूरी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए उन्हें लाया गया था। रिंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। 1892 में आते आते यह
बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रिंडल पेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी 90% हिस्सा साफ कर दिया। अब बताओ, बीमारी इतनी खतरनाक होती है, लोग मरते जाते हैं। जैसे कोरोना जैसी बीमारी थी, उसने बहुत लोग मारे थे ना, ऐसी बीमारी होगी रिंडल पेस्ट। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पे खतरा। अब उनके पास खाने और बागानों में मजबूरी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इस तरह से मवेशियों की बीमारी से यूरोपियनों को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद मिली। यूरोपीय तो सोच ही रहे थे कहीं हमें ठिकाना मिल जाए, वहाँ जाकर उन पर काम करवाया, उन पर खेती में काम कराया और बेचारे मजदूर बना लिए, उपनिवेशक बना लिया अफ्रीका अपना पूरा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। ठीक है, भारत से अनुबंधित श्रमिक मतलब एक गठबंधन करके जाना विदेशों में। बंधुआ मजदूर, वैसे बंधुआ मजदूर किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने की प्रतिबद्ध होते हैं, उन्हें बंधुआ मजदूर बोलते हैं। कि भाई ऐसा है, 1 साल तक तुम इनका काम करोगे, तुम यहाँ से हटोगे नहीं तो ये बंधुआ मजदूरी हो जाती है। आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों से कई गरीब लोग बंधुआ मजदूर बन गए। ठीक है, इन लोगों को मुख्य रूप से कैरेबियन आइलैंड्स, मॉरिशस, फिजी भेजा गया। कई को सिलोन और मलाया भी भेजा गया। भारत में कई बंधुआ मजदूरों को असम के चाय बागानों में भी काम पर लगाया गया। ठीक है, एजेंट अक्सर झूठे वादे करते थे और इन मजदूरों को भी ये पता नहीं होता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। इन मजदूरों के लिए कई जगह पर बड़ी भयावह स्थिति हुआ करती थी। उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होते थे और उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। ठीक है, आज भी है, कुछ लोग अरब की कह के ले जाते हैं और वहाँ पर जाके डाल देते हैं, हालत ख़राब है। 1900 के दशक में भारत के राष्ट्रवादी लोग बंधुआ मजदूर के सिस्टम का विरोध करने लगे थे। इस सिस्टम को 1921 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, एक पॉइंट बेटा बहुत अच्छा लिखा है, बस आप करते रहिए। देखो, विदेशों में भारतीय उद्यमी, विदेशों में भारतीय उद्यमी, भारत के नामी बैंकर और व्यवसायियों में शिकारीपुरी श्रॉफ और नटुकोटई चेट्टियार का नाम आता है। वे दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। भारत में विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, एक सिस्टम हुआ करता था, उस सिस्टम के द्वारा वो भेजते थे। ठीक है जी, दिख रहा होगा आपको। भारत के व्यवसायी और महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका में भी पहुंच चुके थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे निकल गए थे। 1860 में दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को फलते फूलते इंडोनेशियाई बना दिया था। इम्पोरियन बना दिया था, फूलते हुए इम्पोरियन बना दिया था ना। कभी कभी पढ़ नहीं पाते तो बीच में से देख नहीं पाता है ना। चलिए, यहाँ देखें आगे, भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। भारत से उम्दा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप निर्यात होते रहे हैं। भारत से ज़्यादातर कॉटन को निर्यात करते रहे हम लोग, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। ठीक है, स्थानीय उत्पादकों ने अच्छा बोल रहे थे, भारतीय लोग बोले भाई अमेरिका से जो कॉटन आ रहा है उसको नहीं लेंगे, हम तो अपना खुद का कॉटन बनाएंगे। इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे। ठीक है, 1800 अच्छा ये यहाँ बोल रहे हैं कि भारत में जो कॉटन बना उसे मतलब जो वहाँ से हम यूरोप से आ रहा है उसको लीजिए। उससे क्या है कि इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे। 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। 1815 में यह गिरकर 15% हो गया। 1870 आते आते ये 3% रह गया।
लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। ठीक है, कॉटन हमारी यहाँ से ले गए और लेने के बाद वहाँ से कपड़ा बना के हमको बेच रहे हैं। ठीक है, पहले हमारा भाग था कॉटन 15%, ठीक है 15% था, लेकिन गिर कर कितना रह गया 3% रह गया। ठीक है, 30% से 15 से 30% रह गया कॉटन निर्यात में। कॉटन निर्यात में हम कॉटन को नहीं बेच रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, लेकिन उनके कपड़े में हम खरीद रहे हैं। उनके कपड़ों में 5% बढ़ के 35% हो गया। ठीक है जी, दौरान निर्यात किए गए सामानों में ही नील इंडिगो तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत से ज़्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम, जो मुख्य रूप से चीन जाता था। अफीम, नील, ये सभी चीन के लिए जाने वाले सामान थे। भारत से ब्रिटेन को कच्चा माल अनाज का निर्यात बढ़ने लगा। भारत से ब्रिटेन को, अच्छा ब्रिटेन मतलब लंदन के लिए भारत से कच्चे माल अनाज का निर्यात बढ़ने लगा। ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। ब्रिटेन से आने लगा तैयार माल, कच्चा ले आ रहे, तैयार करके ला रहे हैं। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया। इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में था। भारत के बाजार से जो आमदनी होती थी उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों की देखरेख करने के लिए करता था। भारत में रहने वाले अपने ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए करता था। भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर जो भारत में थे का पेंशन खर्चा भी होम चार्ज के लिए अंदर ही रहता था। मतलब यहाँ से इतना पेमेंट, इतना पैसा कमाने लगे कि जो अधिकारी रह रहे हैं उनकी पेंशन भी हमारे यहाँ से देंगे वो, है ना, ये व्यवस्था थी। आगे देखो, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया। इस युद्ध के दौरान दुनिया में आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता, दयनीय युद्ध का अनुभव किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में दो गुटों के बीच लड़ा गया था। एक पर सहयोगी थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया। ठीक है, विपरीत दिशा में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला। ठीक है, 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, युद्धकालीन रूपांतरण। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई मायनों में झकझोर कर रख दिया। लगभग 90 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हो गए। अब बताओ, पहला विश्व युद्ध हुआ था, 90 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हो गए। जब युद्ध होता है तो गोलियां चलती हैं, गोले चलते हैं, तो लोगों का मृत्यु होती है, घायल होते हैं, अपंग हो जाते हैं ना। मरने वाला, अपाहिज होने वालों में ज़्यादातर लोग उस उम्र के थे जब आदमी आर्थिक उत्पादन करता है। इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों की भारी कमी हो गई। परिवारों में कमाने वालों की संख्या कम हो जाने का पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई। अच्छा, जो लोग युद्ध में घायल हुए थे वो जवान थे, कमाने वाले थे, इनकी ऐसी हालत थी। जब उनकी हालत ख़राब हो गई तो कमाने वाला कौन? तो उत्पादन क्षमता अपने आप ही घट जाएगी, आमदनी घट जाएगी। ज़्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। लिहाजा कारखानों में महिलाएं काम करने लगी। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के काम आने लग जाते थे, उन्हें अब महिला कर रही थी। ठीक है, इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच संबंध टूट गए। ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। अब विदेशी सरकारें और लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना, ठीक है, तुलना अमेरिकी सरकार और उसके नागरिकों की विदेशियों से ज़्यादा संपत्ति थी। ठीक है, ये वाली व्यवस्था यह लागू कर दी थी साहब। युद्धोत्तर सुधार। अब युद्ध हो गया, उसमें सुधार हो, युद्ध के बाद सुधार हुए थे। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान, भारत ने उद्योगों का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा लदा हुआ था। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीज़ों की मांग को तेजी आई, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद मांग में गिरावट आई। युद्ध के बाद ब्रिटेन ने 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है भाई, लंदन ने कर्जा ले रखा था ब्रिटेन ने अमेरिका से, वो हार रहा था। ठीक है, हार रहा तो अमेरिका भी चिंता होगी नहीं होगी, ये था।
युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था। युद्ध से पहले यूरोप गेहूं निर्यात करता था, लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य रूप निर्यातक के रूप में उभरे। पहले यूरोप निर्यात कर रहा था, लेकिन जब युद्ध में हालत खराब हो गई तो ये अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया गेहूं मुख्य रूप से निर्यातक बन गए थे। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूर्वी यूरोप ने फिर गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। इसके कारण बाजार में गेहूं की अधिक खेप आ गई और कीमतों में भारी गिरावट हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तबाही आ गई थी। ठीक है, ये वाली व्यवस्था है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत। बड़े पैमाने मतलब बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है और उपभोग की व्यवस्था भी लागू हो रही है। देखें कैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद झटकों ने तेजी से निजात मिलने लगी। ठीक है, युद्ध के बाद झटकों तेजी से निजात मिलने लगी। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। 1920 में अमेरिका की एक पहचान बनी कि वह उत्पादन ज़्यादा करने लगा। उत्पादन ज़्यादा करने लगेगा तो आय ज़्यादा होगी। ठीक है ना, पहचान बन गई। फोर्ड मोटर, जो फोर्ड ट्रैक्टर है उसके बारे में, फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। मास प्रोडक्शन जनक माने जाते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी। उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो कीमत अपने आप घट जाती है। ऐसे समझिए कि अब हर जगह आलू ही आलू हो रहा है तो आलू की कीमत क्या है, घट जाएगी। ठीक है, और आलू कम होगा तो कीमतें बढ़ जाएंगी। अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, इसलिए उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे थे। इसलिए विभिन्न उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी। कार का उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गया। इसी तरह से बाजारी सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। अमेरिका के घरों में मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण इस मांग को और हवा मिली। बोले केवल किस्त भरते जाओ, मकान ले जाओ। ठीक है, इस तरह से अमेरिका अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई। 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरू किया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया, जिससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी सुधरने का मौका मिला। पूरी दुनिया का व्यापार अगले 6 वर्षों तक वृद्धि से दिखाता रहा। ठीक है, महामंदी। ठीक है, महामंदी देखेंगे महामंदी कैसे आई। महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई और यह संकट 30 के दशक में मध्य तक बना रहा। इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, 1930 में रोजगार, उत्पादन, व्यापार में, आय में, सब में गिरावट आई। युद्ध के बाद युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। जब कीमत गिर जाती है ना, मान लो आपने टमाटर पैदा किया, उसकी कीमत बाजार में गिर गई तो फिर आपका मनोबल गिर जाएगा, फिर आप और ज़्यादा अलग चीज़ें उत्पादन करेंगे। अमेरिकी उद्योगपतियों ने, ठीक है, बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया। अमेरिका से बहुत सारे देशों ने कर्ज ले लिया। अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। हजारों बैंक दिवालिया हो गए थे। किसमें? महामंदी में, 1930 की महामंदी में। ठीक, आगे देखें, भारत और महामंदी। 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। किसानों, काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, किसानों को बहुत नुकसान हुआ। जब कीमतें गिर जाएंगी तो किसानों को नुकसान होता ही होता है बेटा, है ना। महामंदी शहरी जनता अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक हुई। 1931 में मंदी चरम सीमा पर, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष, उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था 1931 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण देखेंगे।
युद्ध के बाद समझौते। दूसरा विश्व युद्ध पहले के युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था। इस युद्ध में आम नागरिक अधिक संख्या में मारे गए। कई महत्वपूर्ण शहर बुरी तरह से बर्बाद हो चुके। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से 2 बातों से प्रभावित हुए। पश्चिम अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। दूसरा, सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित हुआ। विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद संभावित सुधारों पर चर्चा की गई। उन्होंने 2 बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया कि जिन्हें नीचे दिया गया है। औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना, पूर्ण रोजगार दिलाना, पूंजी सामान कामगारों के प्रभाव पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रण करना। ठीक है, ये दूसरे युद्ध के द्वारा बनाई गई नीतियाँ थी, आपने देखा। लिख देना विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, उत्तरोत्तर काल, युद्ध के बाद समझौते, इनको लिख देना। आए पेपर में तो सीधे नंबर मिलेंगे आपको, कुछ नहीं करना है। ब्रिटेन वुड्स समझौता। 1944 में अमेरिका स्थित एक न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की स्थापना हुई। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आदेश था, उसको देखेंगे। ज़्यादातर विकासशील देशों को 1950-60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ। ठीक है, पश्चिमी, ठीक है, जो विकासशील देश थे ना, जिनके पास संसाधन पूरे नहीं थे, उन देशों को इससे लाभ नहीं हुआ। उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश की नई मांग के लिए 77 G77 का समूह बनाया। यह ऐसी प्रणाली थी जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास सहायता, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के लिए बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगी। ठीक है, चीन में नई आर्थिक नीति। चीन जैसे देशों में मजदूरी बहुत कम थी। चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना को इसके उत्पादों को सस्ता कर दिया। चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक प्रसिद्ध स्थान बन गया। ठीक है, चीन की आर्थिक नीति में, चीन की नई आर्थिक नीति विश्व अर्थव्यवस्था की तय में लौट गई। ठीक है, फिर लौट गई। ठीक है, आगे चलें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं है, तो मैं समय नहीं ले रहा हूँ, खाली पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जहाँ भी समस्या को समझना होगा कमेंट कीजिएगा। बहुराष्ट्रीय निगम बड़ी कंपनियां हैं जो एक ही समय में कई देशों में काम करती हैं। जैसे आज हमारे यहाँ टाटा कंपनी है, अभी टाटा जी हमारे यहाँ नहीं रहे, तो ये कंपनी है, टाटा की कंपनी। और टाटा का प्रोडक्ट कहाँ है? पाकिस्तान में, अमेरिका में, ठीक है, और कहाँ पे? कनाडा में है, रूस में है। तो इसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। मल्टी टास्किंग कंपनियाँ होती है ना, मल्टी कंट्री जो कंपनी है वो ये बेटा है ना, मल्टी टास्किंग। बहुराष्ट्रीय निगम बड़ी कंपनियां हैं जो एक ही समय में कई देशों में काम करती हैं। MNC का विश्व व्यापारी प्रसार 1950-1960 के दशक में एक उल्लेखनीय विशेषता थी क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार का विस्तार हुआ था। विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए मजबूर किया गया। वीटो एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार है। टैरिफ एक देश के आयात का निर्यात पर दूसरे देश के द्वारा लगाए जाने वाला कर, प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, अर्थात सीमा का हवाई अड्डे पर है ना, ये टैरिफ। आगे देखें, विनिमय दरें वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुद्रा को जोड़ती है। मोटे तौर पर 2 प्रकार की विनिमय दरें हैं, निश्चित विनिमय दर और अस्थायी विनिमय
दर। निष्कर्षतः पिछले, ठीक है, निष्कर्षतः पिछले 2 दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बदल गई है, क्योंकि चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों ने तेज़ी से आर्थिक विकास की हासिल किया है, तेज़ी से आर्थिक विकास को हासिल किया है। इसका निष्कर्ष है बेटा, ठीक है, लिख देना जो लिखना है तुम्हें अपनी मेहनत से, ठीक है। बाकी लास्ट में है थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा प्रयास, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे अभिज्ञा पाठशाला कोचिंग सेंटर अर्थात पाठशाला को, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।